भाई और कोई है आपकी लिस्ट में जिससे कह सकते हैं कि सबसे डरावनी? कुछ इंटरनेशनल लेते हैं अब। दो यहाँ की हो गई, अब एक इंटरनेशनल लेते हैं भाई। आप लास्ट टाइम तो रशिया की वो वीडियो भी लगाई थी भाई ने कि कोई गंजा आदमी हाँ देखी थी जो आपने, बता, देखी हाँ होगी भाई। हाँ। तो अब क्या नया है भाई, आप क्योंकि रिसर्च काफी करते भाई रहते हो। कहानियां तो बहुत हैं, मतलब जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं स्टोरी सुन लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट एक स्टोरी देखी थी, बताया भी था मेरे वहाँ के दोस्तों ने। तो एक जापान की स्टोरी है भाई। अभी कभी आपने सुना हो पैसे वाली चुड़ैल? आज तक ये तो देखा है परेशान करने वाली चुड़ैल, रोने वाली चुड़ैल, लेकिन पैसे वाली चुड़ैल की एक कहानी है भाई वहाँ पे। वेल्दी घोस्ट बोलते हैं उसको। बताओ भाई। हाँ तो भाई जापान में एक मुगेनियम टेम्पल था 800 प्रोविंस में, टोटिला टाइम पीरियड था वो। तो वहाँ पे क्या था कि एक पुजारी था मंदिर का, उसे भाई वहाँ पे ना वो घंटा बनवाना था कि जिससे लोग यहाँ पे वर्शिप कर सकें और वो पूजा कर सकें। तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोकल लोगों को अप्रोच किया कि आप सभी लोग जितनी भी लेडीज़ हैं जो मिरर यूज़ करती हैं, और वहाँ के मिरर के अंदर एक खासियत ये होती थी, आपने कभी देखा भी होगा कि मिरर के साइड में ब्रॉन्ज होता है पूरा। तो वहाँ पे वो उन्होंने बोला कि अपने अपने मिरर डोनेट कर दो, जिसके पास पुराने हैं और जो कर सकता है नए तो वो भी कर दो, आप तो नए ले लोगे। इससे हम क्या करेंगे कि मंदिर के बाहर शीशे लगा देंगे और उस ब्रॉन्ज को मेल्ट करके हम वो घंटा बनवा सकेंगे। तो वहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी भाई, मुगेन केन करके वो लेडी थी। उस लेडी ने भी अपना मिरर डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद भाई उसने क्या किया, रिग्रेट फील किया बहुत ज़्यादा, कि उसको लगा यार मैंने ये डोनेट क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका रीज़न ये था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उन्हें वो गिफ्ट किया था। तो गिफ्ट करने के बाद जब वो रिग्रेट करती रही तो उनको हमेशा ये होता था कि टेम्पल के बाहर उस टाइम पे वो जो ब्रॉन्ज था वो मेल्ट होने गया हुआ था और जो मिरर थे वो टेम्पल के बाहर लग गए थे। तो सब में अपने अपने साइन लगा देते हैं शीशे के आगे। तो उन्होंने देने से पहले उसको ऐसा एक परमानेंट मार्क दे दिया जिससे वो पहचान सके कि मेरा मिरर वही है। तो उस लेडी ने क्या किया कि वो मिरर जब जब टेम्पल के बाहर जाती थी तो देखती रहती थी और रोती रहती थी कि मैंने वो क्यों किया, पछतावा होता था उसे बहुत ज़्यादा। तो जापान में भाई एक एक्ट, एक रिलीजियन एक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर आप रिलीजियसली कुछ चीज़ डोनेट कर रहे हो दिल से तो वो आपकी वर्क करेगी, नहीं कर रहे तो नहीं करेगी। तो जब भाई वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेटल मेल्ट हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस लेडी का वो मेल्ट नहीं हुआ ब्रॉन्ज, क्योंकि उसने रिग्रेट किया था, पछतावा किया था, बाद में दिल से नहीं दिया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ कि गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई मंदिर में घंटा नहीं बन पा रहा है, क्या करें, ऐसा क्या हो गया, कौन है वो लेडी। तो गांव में बड़ा डिस्कशन हुआ, सभी लेडी को मंदिर में बुलाया, वहाँ पे जाके उनसे पूछा गया, पुजारी ने पूछा, वहाँ के लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारे मंदिर का घंटा क्यों नहीं बने। क्योंकि लोग ना पुराने टाइम में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, एक छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि उन्होंने पता लगाया, सारी लेडीज़ों ने, कि भाई पता करो किस लेडी ने दिया था। तो बाद में पता चलता है वो केन करके जो लेडी है उसने वो ब्रॉन्ज अपना दान किया था उस टाइम पे। लेकिन जब उन्होंने दान किया था तो वही रिग्रेट था, इस वजह से वो मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मेल्ट ना होने के कारण उस गांव में सारी लेडीज़ ने उन्हें बहुत इंसल्ट किया, बहुत डराया, इंसल्ट किया, उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, शेम फील करने लगी, इंसल्टेड फील करने लग गई। और वो फार्मर फैमिली से थी, उनका हस्बैंड भी फार्मर था। तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहती कि ये अब मुझे लगता है मेरा जीवन अब यहाँ पे है ही नहीं रहने लायक। तो वो क्या करती है कि ना भाई पानी में कूद के अपनी जान दे देती है वो लेडी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सही भी थी, क्योंकि भाई उसने कोई चीज़ अपनी ग्रैंड मदर से मिली, उसने डोनेट कर दी, उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लगता था उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थी, जब उसे देना ही नहीं था तो वो देती ना। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, वो एक लेटर लिख के गई
लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे मरने के बाद आप उस मेटल को जब मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट होगा और घंटा बनेगा मंदिर के लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी इस बेल को बजा बजा के तोड़ देगा, मतलब इतनी बड़ी बेल को बजा के तोड़ेगा, तो वो समझ लेना कि वो मेरी भी पूजा कर रहा होगा। मतलब उसने अपने आप को या तो भगवान मान लिया या शैतान मान लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इस बेल को तोड़ेगा भाई कि ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे ये भी लिखा कि जो भी कुछ मांगोगे, वेल्थ मांगोगे, पैसा मांगोगे, वो आपको मिलेगा। तो वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बेल बन जाती है। बेल बनने के बाद भाई जब वो मंदिर में लगाते हैं तो सबको खबर फैल जाती है कि भाई ये बेल लग गई है, और ऐसा कहा गया है कि वो मुगेन केन केन करके कह के गई है कि जो भी इसे तोड़ेगा अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो उसे मिलेगा। भाई उसके बाद वो कंटिन्यूसली वहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, वो घंटा बजाए जा रहे हैं, किसी से नहीं टूट रहा, लोग लगे पड़े हैं। मतलब वहाँ पे भीड़ हो गई है, जापान से हर जगह से लोग आए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांग लें। तो उसमें क्या था, कई लोग उस टाइम पावर मांगना चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पावर मिल जाए कि हम उड़ सकें, कुछ भी कह लो, कि हम ब्लैक मैजिक हमें हमें उसका ज्ञान मिल जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये बोला है कुछ भी मांग लें। तो भाई वहाँ का पुजारी परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है रात को चुपचाप अपने और पुजारियों के साथ मिलके उस बैल को पानी में डाल के आ जाता है। तो इससे पहले ना एक वर्ड है नजरारू, एक नजरारू वर्ड है। इसका मतलब होता है एक डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब नजरारू वर्ड का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, बट उसका मतलब ये जापान के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे उसको डिजायर्ड इफेक्ट के वे में देखा जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट भाई ये होगा कि जैसे आप ऑल्टो में बैठे हो, आपने आंख बंद कर रखी है, आप फील कर रहे हो क्या भाई आप लैम्बोर्गिनी में बैठे हो, तो वो एक इफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद भाई, वो नजरारू इफेक्ट यूज हुआ उस वेल्दी गोस्ट के लिए। मतलब उनको चुड़ैल मान लिया गया था, क्योंकि देवता की तो उनको उपाधि दे नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं भाई चुड़ैल ही बोलेंगे कि भाई अगर देवता या तो पूरी कर सकते हैं या शैतान कर सकता है। तो वहाँ पे एक कपल था, ओवेबी करके नाम था उसका, कुछ ऐसे करके लेडी का नाम था। तो वो कपल ट्रैवल कर रहा था, तो उसको ना मुगेन केन की ये स्टोरी याद थी, और वहाँ पे आज भी लोग उस बैल को ढूंढ रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन पुजारी ने बताया नहीं। पुजारी ने यही बोला था कि वो चोरी हो गई है, तो उसे वो ढूंढ रहे थे। उसने क्या किया, लेडी ने वो नज़रारू इफेक्ट अप्लाई किया अपने ऊपर। उसने क्या किया, एक छोटा सा भगोना या तसला ब्रॉन्ज का लिया, उसको आंख बंद करके इमेजिन किया कि ये घंटा है उसका, लेडी का। वो उसे बजा बजा के तोड़ने लग गई होटल के वहाँ पे। जब उसने उसको तोड़ा, उसने इमेजिन किया कि वो मुगेन केन है, तो उसके बाद एक आदमी वहाँ से आता है भाई, और उनको बहुत सारे पैसे दे के चले जाता है और कहता है कि आपको ट्रैवल करना है ना, आप ट्रैवल करना चाहते हो ना, ये लो आप पैसा लो। उसके बाद उसने ये स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को पता चल गया कि ये वेल्दी घोस्ट जापान में एग्जिस्ट कर रही है, आप इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ज़रूर। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे ये हुई कि एक फार्मर था, काफ़ी गरीब था, वहाँ पे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम पीरियड पे उसने क्या किया, क्ले की जो चिकनी मिट्टी, जो वहाँ पे मिट्टी थी, उससे एक घंटा बनाया, उसे धूप में सुखाया, और मुगेन केन की एक वो पूरी तस्वीर बनाई, वही नज़रारू इफेक्ट अपने ऊपर अप्लाई किया, और उसको बैल बजा बजा के तोड़ दिया। तो उस टाइम पे ज़मीन के अंदर से बताते थे कि एंजल निकली, और उन्होंने उसको बोला कि तेरी फसल चली गई है, ये ले, तू अपना ये सोने का घड़ा पकड़ और जा, तू ये कर ले। मतलब ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बैक टू बैक उस लेडी के नाम से ये चीज़ें होती रही, और वो लेडी इतनी जापान में फेमस हो गई कि लोग काला जादू करने के टाइम पे भी उस लेडी को हमेशा अपने साथ में नज़रारू इफेक्ट से हमेशा उसको रखते थे। अच्छा। कि भाई तपस्या चल रही है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सक्सेस तभी होगा जब वो मुगेन केन वहाँ पे होगी।
पूजा तो वो कर रहे हैं, जो भी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वो यूज़ अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो उसे इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली वो वेल्दी गोस्ट के नाम से फेमस रही हमेशा। पैसे दे दो। पैसे, चलो वैसे लोगों का फायदा ही कर रही है एक तरीके से। भाई फ़ायदा तो कर रही है, लेकिन बताया जाता है ऐसी स्टोरियाँ, मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज गूगल पे भी नहीं होती है, और कुछ सोर्सेज से पता चलती है। एक जैपनीज़ बंदा था, वो ट्रांसलेटर था, तो उससे मैंने ये शेयर करी थी स्टोरी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ एक्चुअली ऐसा जापान में है, और बताते हैं कि लोग उससे जो भी बोलते हैं, मतलब ये भी बड़ी बात है, ये बात आपको गूगल पे शायद मिले, लेकिन उस बंदे ने मुझे बताया, वो ट्रांसलेटर था, यहाँ पे पढ़ने आया था, जापान का ही था, उसने मेरे को ये बताया कि भाई ये एक्चुअली में होता है, और वहाँ पे नज़ारू इफेक्ट से लोग एक दूसरे का मर्डर भी करते थे। अरे वो वेल्दी गोस्ट भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेडी का वो फ़ायदा उठाते थे, उससे जब इमेजिन करते थे और बोलते थे कि मुगेन गेम जाके उसका मर्डर हो जाए, तो उसका मर्डर भी होता था। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट कोई भी काम कर लेता था इसके साथ, मतलब कोई अगर सोच रहा है बैठ के। हाँ भाई, मतलब हाँ ये है एक आपने ओम शांति ओम मूवी देखी है ना, कि उसमें ये डिजायर्ड इफेक्ट अप्लाई कैसे होता है कि कोई भी आप चीज़ शिद्दत से पाओ तो उसे कायनात मिलाने की यूनिवर्स पूरी हेल्प करता है। तो वहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर आप वो शिद्दत से कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद कई लोगों को भाई पकड़ा भी गया, जैसे लोग रात रात को नजरारू इफेक्ट करते थे या कुछ करते थे, किसी को इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसे जेल पहुंचा देते थे भाई। अरे कि भाई, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। अब आप उसे कहो पैसे वाली चुड़ैल कह लो या मर्डर करने वाली चुड़ैल कह लो, लेकिन बड़ी वो फेमस हुई वेल्दी घोस्ट नाम से। आज भी है उसका, कहते हैं भाई लोग आज भी मतलब करते हैं, जैसे अब वो आप कह लो एक हिडन चीज़ हो गई है, लेकिन कईयों को सिर्फ इतना पता है कि उसने आज तक पैसा ही दिया है, लेकिन उसकी सेकंड वो भी चीज़ है। जैसे इल्यूमिनाटी की हम बात कर लेते हैं तो कहते हैं उसकी एक एजेंसीज है, ये है वो है, तो लोग बताते हैं वो नजरारू इफेक्ट अप्लाई करते हैं आज भी, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। अलग ही किस्सा है, मतलब पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा भाई है। हर, हाँ, छोटे छोटे गांव में अलग एक किस्सा है, जापान में ऐसे। तो ये जापान की बड़ी फेमस स्टोरी रही है उस टाइम पे, 800 प्रोविंस एक आप ग्रीक हिस्ट्री की भी स्टोरी लेकर आए हो आज, वो भी बताओ भाई, इतनी इंटरेस्टिंग बातें चली रही है तो। भाई ग्रीक मैथोलॉजी तो बहुत बड़ी है वैसे, उसमें तो इतनी कहानियां हैं कि मतलब, और ऑल्दो वो रिलेटेड है पूरा, जैसे इंडिया से भी रिलेटेड, हाँ, मतलब पूरा रिलेट ही करता है कहीं। जो उनके गॉड्स हैं, हाँ, वहाँ के सेम गॉड्स हैं, मतलब ऐसे ही बताते हैं। तो वहाँ पे भाई एक चीज़ है, मतलब हमारे यहाँ जैसे कि आप कह लो कि डेथ होती है, तो हम हमेशा, हमारे बड़े बूढ़े लोग नहीं बोलते कि भाई क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, हाँ, तो हम कहते हैं भाई क्या लेके जाओगे, सब धन यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ अपोजिट है कि भाई अगर लेके धन आए हो तो लेके जाना पड़ेगा, और लेके नहीं जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाती है भाई, वो यमदूत आते हैं उठा के ले जाते हैं, मतलब जो बताया जाता है, जो कहानियों में है कि यमदूत आते हैं ले जाते हैं, और वहाँ पे सीधा यमराज उनको पनिश करते हैं, उनको बता देते हैं भाई तुम्हारी ये सजा है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होया करता था भाई। वहाँ क्या सीन है भाई? वहाँ पे क्या है कि भाई जब किसी के घर में डेथ होती है, वहाँ पे डेथ होने के बाद वहाँ पे जब उसे कॉफिन में रखा जाता है, तो वहाँ पे उस डेड बॉडी की आँखों पे या मुंह के अंदर, जीभ के नीचे, वहाँ पे कॉइन रखे जाते हैं, ओबल बोलते हैं उसे, ओवल कॉइन, उसको रखा जाता है। उसका कारण है भाई, उसका कारण ये है कि वो एक टोल टैक्स की तरह है, वो एक फास्ट टैग की तरह है, आप कह सकते हो, मतलब वो गेटवे है। मरने के बाद का फास्ट टैग, वो मरने के बाद का फास्ट टैग कह लो भाई उसको, कि वहाँ अगर वो नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कई लोग भूल भी जाते थे रखना, कई लोग रख देते थे। तो एक सिक्का रखना होता है या पूरा मुंह ही भर दो सिक्कों से? नहीं भाई, मतलब ये है कि फास्ट टैग है तो 200 रुपए 300 रुपए का। गुल्लक बन गया मुंह। मतलब भाई एकदम बेसिक रहता है जो उसमें पड़ा रहना चाहिए, वो एक तो बेसिक हो गया। 2 आंखों के ऊपर, 2 बाकी आपके ऊपर है कि भाई आप चाहे 100 डाल दो। लेकिन इंडिया में भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, बट उसका रीजन कई लोगों को नहीं पता। लोगों ने देखा हो डेड बॉडी, जैसे कई बार किसी की डेथ होती है तो उसकी जो सबसे ज्यादा क्लोज चीज होती है वो हम हमेशा उसकी डेड बॉडी के साथ रख देते हैं। कई लोग गोल्ड रख देते हैं, हाँ, कई लोग कपड़े रख देते हैं, लेकिन लॉजिक किसी को नहीं पता। मतलब मुझे ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ये इसकी बड़ी क्लोज चीज़ थी, ये इसके दिल के बहुत करीब थी, या इसी की चीज़ है, इसी के साथ चले जाए। लेकिन क्या होता है कि जलने के बाद यहाँ पे तो वो उठा लेते हैं, हाँ, उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या है भाई, वो जो फास्ट टैग बन जाता है,
उसके बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है फास्टैग एक रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर का नाम है स्टिक्स, एक स्टिक्स रिवर है और एक्रोन रिवर बोलते हैं उसको। वो भाई रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। वहाँ पे जब सोल बताते हैं कि जब उसे दफना दिया जाता है, जब उनका वो सारा कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो आत्मा वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे उसे मिलता है एक फेरीमैन बोलते हैं उसे, बोटमैन बोलते हैं उसे, वो वहाँ पे उसे मिलता है। वो क्या करता है, उसका नाम होता है कैरोन। वो काफ़ी बताते हैं, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में बताते हैं कि काफ़ी क्रूप होता है, वो बहुत डरावना होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, सर पे टोपी होती है, वो बोट लेके खड़ा रहता है हमेशा एक किनारे पे। तो जब वो आत्मा जाती है तो वो सिक्के उसको हैंडओवर करते हैं। हाँ, अगर आप उसे सिक्के हैंडओवर करोगे तो वो रिवर क्रॉस कराएगा और वहाँ पे हेडीज के पास ले जाएगा, जो वहाँ का देवता है, जो जज करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई अब आपको आगे क्या जीवन मिलेगा, आफ्टर लाइफ आपका अब क्या है। लेकिन क्या है, कई लोग नहीं भी ले जा पाते, कई लोग भूल भी जाते हैं, जैसे होता ही है यूजुअली। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, वहाँ पे भी रिचुअल्स में कुछ ना कुछ वो कमी कर देते थे। और जो सिक्के नहीं ले जा पाता था, उसकी सोल को भाई उस किनारे पे 100 साल भटकना होता था। उसके बाद वो कैरोन उनको लेके जाता था। 100 साल भटकेगी 100 साल वो आत्मा भटकेगी भाई। मतलब बड़ा एक अलग रिचुअल है वहाँ का। आप कह लो कि यार मरने के बाद भी इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि सिक्के लेके कि भाई सिक्के लेके जाना। अब वो तो मर गया भाई, फैमिली वालों को पता ही नहीं है ये करना है। कई लोग होते हैं, हम जैसे यंग जनरेशन है, आज किसी की डेथ हो जाए हमें नहीं पता कि हमें क्या रिचुअल करने हैं, हमारे पास जब तक बड़े बूढ़े लोग नहीं होंगे। हाँ। तो वहाँ पे क्या है कि कई लोग नहीं ले जा पाते थे भाई। किसी जिंदा आदमी की गलती से एक मरे आदमी को क्या क्या भुगतना वहाँ पड़ता था, वो इमेजिन करो। अगर वो सिक्के रख दे तो उसे भटकना ना पड़े। तो क्या था, कैरोन हमेशा वहाँ पे वो रिवर क्रॉस करके हेडीज के पास ले जाता था। वो वहाँ का देवता था। तो बताते हैं कि वो वहाँ पे जो बोलता था वो कैरोन को करना पड़ता था, और कैरोन के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि भाई वहाँ पे ना एक बंदा था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने गया। उसकी प्रेमिका वहाँ पे चली गई थी हेडीज के पास। तो वो जीवित इंसान उस टाइम पे कैरोन के पास जाके उसे अपनी गानों की आवाज़ में बहला फुसला के, उसको पिघला के अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है भाई। मतलब वैसे तो आत्मा ही जाती है, लेकिन वो जिंदा इंसान वहाँ पे गया था अपनी प्रेमिका से मिलने, उसकी आत्मा से मिलने, ऐसा बताया जाता है। मतलब इम्प्रेस कर दिया अपने गाने वाने हाँ, से। और कैरोन एक ऐसा आदमी था कि आपके पास कॉइन नहीं है तो 100 साल तक भैया यहीं रहो। ये तोड़े ले काट लिया भाई ने। और उसके बाद हेडीज ने उसे सजा दी कैरोन को कि ये यहाँ पे एंटर कैसे कर गया। तो इसकी सजा अब तुझे ये है कि तू भी 1 साल तक, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथ में ही नहीं है, अब छोड़ दे तू। अब तू 1 साल बाद इस बोट को चलाइयो, फिर मेरे पास लाइयो आत्माओं को। तो ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में साल में जितनी डेथ हुई होंगी, उस वो आत्मा कहाँ होंगी। या तो वो उस किनारे पे रही होंगी, या फिर वो फ्रीली चली गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भाई, उसका रूल मतलब कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होती है ना हर चीज की। या कोई और द्वारपाल लगा दिया होगा। मैं वही कंफ्यूजन है कि भाई उस टाइम पे कोई और होगा वहां पे, क्योंकि उसे बोला कि 1 साल बाद तू आई हो। लेकिन एक चीज होती है ना कि अब एक कैमरामैन है तो कैमरामैन को ही पता है कैमरा कैसे हैंडल करना है। हाँ। मैं जाके नहीं कर सकता। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर थी। तो बताते हैं उस टाइम पे कि जब कैरोन को उसने हेडीज ने सजा दी थी, तो 1 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 1 साल तक वहां पे सारी आत्माएं उस किनारे पे खड़ी रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बताओ। और वो जब तक कैरोन वापस नहीं आएगा तब तक रिवर क्रॉस नहीं होगी। ये तगड़ी कहानी है भाई। हाँ, बट मैंने यूट्यूब पे चेक किया, कभी कोई अलग स्टोरी बताता है, कोई अलग स्टोरी बताता है। ये सब बिलीव्स ही है भाई। अब सबके अपने अपने वर्जन भी मॉडिफाई भी हो जाते हैं भाई, एक से दूसरे तक आने में। कोई नॉर्मल बता रहा है कि भाई कैरोन जाता था, सिक्के लेता था, बस छोड़ के आ जाता था। हाँ। फिर कोई किसी स्टोरी में बताता है कि कैरोन ऐसा दिखता था जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फिर मैंने भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक लेखक थे, ऑथर थे, उनके साथ में बैठा था, उनसे डिस्कस कर रहा था। उन्होंने मुझे ये कहानी बताई, यही वाली जो ये ग्रीक मैथोलॉजी भाई है। एक जीवित आदमी का भी वहां तक जाना एक हाइपोथेटिकल, हाँ, वो भी ये भी एक बस कहना ही। हाँ, लेकिन आप ये सोचो कि कई बार यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक हुई है कि
जिंदा इंसान भी उड़ जाता है। ऊपर चले जाता है, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई इसकी तो गलती ही नहीं अभी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे थे हम कल परसों की, बंदा चिता से उठ गया, उसका कुर्ता वुर्ता जला हुआ है। चिता से उठ रहा है, अच्छा आसपास वाले कुछ वो भी नहीं कर रहे ना, फटाफट आके बचा रहे या कुछ कर रहे हो, आराम से खड़े देख रहे हो क्या हो रहा है ये। थी। भाई डर ही जाएगा इंसान यार, ऐसी चीज हो रही होगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड नहीं आया था ना मरने का। कई बार ऐसा था वो गलती चित्रगुप्त जो बताते हैं, हाँ। तो हो सकता है वहां पे कुछ मिस्टेक होगी, हो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी ऊपर, गलत नाम लिख दिया। हाँ ऐसा हुआ है, तभी तो वो एक मूवी भी बनी थी। हमारे पॉडकास्ट पे ही एक भाई आए थे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कह रहे मैं रात को सो रहा था, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल में किसी ने उंगली डाली है, मतलब उंगली गई है किसी की, और कुछ पुल आउट कर रहे हैं, और मैं बस मंत्र जाप वगैरह कर रहा हूँ, और फिर वो एकदम हट गई। और सुबह पता चला कि साइड वाले घर में सेम नाम के बंदे की डेथ हो गई। तो वो कह रहे कि वो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे को गलती से ले जाने आ रहे थे, जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो पता चला कि मतलब उन्हें रियलाइज हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ, वो है। तो फिर वो उसी टाइम पे ही, रात के जितने बजे भी वो हो रहा था, उसी टाइम उस साइड वाले घर वर में किसी की डेथ हो गई। ये मेरे साथ भी, मेरे एक टीचर हुआ करते थे इंग्लिश के, उनकी मदर के साथ हुआ था। मैं तब उनके यहाँ पढ़ने जाता था, तो बताया था उन्होंने कि उनके घर पे वो सारे रिचुअल्स होना शुरू हो गए थे, उनके अंदर कोई सांस नहीं रह गई थी, 1-2 घंटे तक वो रहा। फिर बाद में वो बता रही थी कि हम वहाँ पे गए, फिर ऐसे डार्क था, कुछ ऐसा था, फिर वापस नीचे आए, फिर बाद में वहाँ पे उसने बोला कि आप गलती से हम आपको लेके आ गए। फिर साथ वाली आंटी को मतलब नाम सेम था, एज वो सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सेम थी, फिर बोले गलती से हम लेने आ गए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, ऊपर भी गलतियां हो तो रही भाई ऊपर तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं आपको रियलिटी, जो ऊपर गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ नीचे होती हैं धरती पे। आप कभी ये चीज़, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर वो हो जाएंगी कि लोग बोलेंगे भगवान के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हो आप। लेकिन भाई मैं ब्लंटली बोलूँगा कि ऊपर गलतियाँ हुई हैं तभी वो गलतियाँ नीचे होती हैं। अगर ऊपर कुछ अप्लाई नहीं हुआ होगा तो नीचे अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सोचोगे ये शादी होना, ये प्यार होना, ये चीज़ें ऊपर ही हुई ना, जैसे शिव जी की पार्वती जी शादी हुई, फर्स्ट मतलब उनकी लव स्टोरी है, तो वो ऊपर हुई है तभी नीचे हुई है। तो ऐसी बहुत बड़ी गलती देवताओं ने भी करी है, बहुत बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको। मतलब अभी ये ऑन कैमरा बोलूंगा तो लोग इससे वो हो जाएंगे, बड़े ऑफेंड हो जाएंगे। बट सबको पता ही है भाई, गलतियां हुई हैं, श्राप मिले हैं, ये है वो है, बट वही चीजें हैं कि जो ऊपर हुआ है वो नीचे होता है भाई, क्योंकि लर्न हम वहीं से कर रहे हैं भाई। लास्ट टाइम हमने यार बहुत ऐसे जो इंडिया की बहुत फेमस जगहें हैं, वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस लिए थे। इस बार कुछ और है अपने पास जो लास्ट टाइम नहीं बच गया था कवर। भाई बचे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक रिसेंटली मैं यूपी में ही हूँ, मतलब यूपी में ज़्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है, हर बार मैं यूपी में, मतलब वैसे तो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ और करता भी हूँ इन्वेस्टिगेशन, बट यूपी में थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ मेरे सोर्स स्ट्रॉन्ग है। और यूपी में एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हर जगह ऑल ओवर यूपी में। तो क्या है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो वहाँ सपोर्ट रहता है मेरे को। तो भाई वहाँ पे ना एक फर्रुखाबाद, और आपने ये कन्नौज सुना होगा, कन्नौज के राजा भी थे ऐसे करके। भाई ये स्टोरी आई थिंक 3-4 साल पुरानी है। वहाँ पे एक बस थी, मतलब वो इंडिया का सेकंड रोड एक्सीडेंट है सबसे बड़ा, और पहला मेरे हिसाब से शायद साउथ साइड में हुआ था और सेकंड हुआ था यूपी के अंदर। वहाँ पे एक बस थी भाई, वो बस ट्रैवल कर रही थी फर्रुखाबाद से जयपुर की तरफ, प्राइवेट बस थी वो, डबल डेकर बस थी। तो सर्दी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कोहरा वोरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो और आपको पता ही है हाईवे पे बस खाली जगह मिलती है, बस वाले गाड़ी भगाने लग जाते हैं। तो भाई वो बस काफ़ी तेज़ चल रही थी, स्पीड में थी, सामने से ट्रक आ रहा था, वो दोनों आपस में टकराए। और ये जगह मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जैक्ट एक घुलैया जगह पड़ती है कन्नौज के पास, छिबरामऊ और कन्नौज के पास एक घुलैया एक जगह है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह भी, क्योंकि वहाँ पे एक राजा भी है, वो उसकी वजह से फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको आगे। तो वहाँ पे जब वो बस आपस में टकराई भाई, तो बस में आई थिंक 84-85 लोग थे, डबल डेकर बस थी, उसमें फैमिलीज़ थी, न्यूली मैरिड कपल थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, हर तरीके के लोग थे। और वो जब उस बस से टकराई तो भाई उस बस में ना आग लग गई, बस में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, गांव के 3-4 किलोमीटर तक लोगों पे ऐसा बताया जाता है। और ये तो मेरा खुद कज़न ब्रदर वहीं का ही है, मतलब उसका गांव उसके पास में ही है, 300-400 मीटर दूरी पे उसका गांव है।
तो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर तक वो आवाज़ें आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, इतना शोर था और ब्लास्ट की आवाज़ें आ रही थी। तो भाई वो जब बस जली वहाँ पे, तो उस जलने में जितने भी लोग थे भाई वहाँ पे, उसके अंदर भाई जैसे कैंडल नहीं जलती मोम की तरह, वो पिघल रहे थे, पिघल रहे थे। बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, उनके सर से ना, मतलब आप समझ लो वो मोम की तरह पिघल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं था गांव का जिन्होंने वहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करी। मेरा कज़न ब्रदर भी इंक्लूडेड था वहाँ पे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी आग थी वहाँ पे। और रीज़न क्या था? फॉग था, टकरा गई। जो ट्रक था उसमें राशन का सामान था, उसमें ऑयल था जो रिफाइंड होता ही होता है, तो उसने और ज़्यादा आग पकड़ ली। आपको मैं उसकी स्टोरीज भी शेयर करूँगा, फ़ोटोज़ शेयर करूँगा। तो भाई आप देखना वहाँ पे ना, मतलब वो मोस्टली सारे लोग जल गए। रीज़न क्या था उसमें एग्जिट ना होने का, निकलने का? क्योंकि आपने देखा प्राइवेट बसेस में बैक का जो हिस्सा होता है, वो पीछे वहाँ शीशा विंडो नहीं होता, पूरा कवर्ड होता है वो, है ना, शीट से। और ये वाले जो डोर होते हैं वोल्वो बसेस में, इसमें सारे ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन से ही खुलते हैं। तो वहाँ पे एग्जिट का कोई पॉइंट नहीं था, और डबल डेकर बस तो वैसे ही थी, तो निकल नहीं सकते थे। तो भाई उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मोदी जी ने, योगी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सब ने ट्वीट भी किया था। और काफ़ी लोग, योगी जी वहाँ पे पहुँचे भी थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे ट्वीट किया था आत्मा की शांति के लिए। तो फिर भाई वो मेरे भाई ने मेरे को जगह बताई कि ऐसी ऐसी यहाँ पे कहानी हुई है। ऑल्दो मैंने देखी थी, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था मैं वहाँ पे जाऊँगा। भाई मैं वहाँ पे पहुँचा रात को। रात में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ के लोगों से इंट्रोडक्शन लिया उनका कि भाई आप यहाँ पे थे, कि आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया था? कह रहे लोग ऐसे ऐसे जल रहे थे, ये है वो है। और उसके बाद हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि भाई वहाँ पे वो बस खड़ी रही जहाँ पे वो जली थी, उस हाईवे पे। किसी ने हिम्मत नहीं करी उसको हटाने की। पुलिस वालों ने नहीं बस हटाई, वो लोकल लोगों ने नहीं हटाई, किसी ने नहीं हटाई। जितने भी क्रेन वाले थे वो मना कर रहे थे। नेक्स्ट डे, क्योंकि उस रात में जब वो बस जली, नेक्स्ट डे सुबह वहाँ पे एक्सीडेंट होने लग गए उस रोड पे। कंटिन्यूसली एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई बाइक से गिर के किसी की डेथ हो गई, एक बस वाले की बाइक से टक्कर हुई, उसमें एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी डेथ हो गई। तो भाई वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो सब होने लग गया वहाँ पे, विद इन 400-500 मीटर के अंदर। तो वहाँ पे ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये सब इनकी वजह से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, किसी ने क्रेन वाले को ज़्यादा पैसे दिए। और आपने कभी भी सुना होगा कि एक्सीडेंट होता है तो जो भी वहाँ पे व्हीकल होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है, कि किसी ऐसी जगह लेके वहाँ पे उसको सबमिट कर देते हैं। लेकिन भाई उस क्रेन वाले ने 50,000 रुपये लिए थे उस बस को 250 मीटर रखने पे, और गांव वालों ने मिलके पैसे दिए उसके। पुलिस वाले भी नहीं आए, क्योंकि पुलिस वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे। मतलब इतना डर था। फिर मैं गया इन्वेस्टिगेशन करने भाई। मैंने पूछा कि क्या होता है यहाँ पे। वहाँ पे गांव के लोगों ने हवन कराया, पूजा कराई, मिल के मेन रोड को ब्लॉक करके वहाँ पे बहुत बड़ी पूजा कराई थी कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं उनको शांति मिले। लेकिन भाई वहाँ पे कोई भी उस चीज़ से बच नहीं पाया। वहाँ पे कंटिन्यूसली जितने भी लोकल लोग हैं सोते हैं, वहाँ पे चीखने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और लोगों को, जब गांव में लोग होते हैं ना छत पे सोते रहते हैं, तो लोग जो ऊपर सोते थे उनको वो सारे बस में लोग विजुअल्स आते हैं जलते हुए, लटकते हुए, दिखते हुए। और उसके अंदर भाई उन्होंने वहाँ पे जो बस में है पूजा कराई। और उस बस में मैं गया था भाई, मैंने खुद अपने हाथों से हड्डियाँ उठाई हैं। क्या बात कर रहे हो? उसमें इतनी एशेज है ना, इतनी राख है, उस पूरी बस के अंदर हड्डियां अभी तक पड़ी हुई हैं, अभी तक। और वो बस कहाँ पे खड़ी हुई है? बस किसी भाई से रैंडम मैदान में? हाँ, रैंडम जगह पे 250 मीटर दूरी पे ही है। तो उसे भाई गवर्नमेंट भी नहीं वो डिस्पोज नहीं भाई, हटाया ही नहीं। इतना डर है, इतना खौफ है उसका। और ये लोगों को, मतलब वहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता है, बाहर के कुछ लोगों को नहीं पता थी। लेकिन वो लोग स्पेशली उस बस को देखने आते हैं। वो भी मानो कि बहुत दूर से देख के जाते हैं और फोटोज़ क्लिक करते हैं। आज भी वो ट्रेंड बन चुकी है बस वहाँ पे। उसके बाद भाई उस बस में मैंने चूड़ियाँ देखी, जले हुए कपड़े देखे, शादी के जोड़े देखे, बच्चों के कपड़े जले हुए देखे। और आप मानोगे नहीं, स्टेयरिंग से लेकर और लास्ट सीट तक वहाँ पे सिर्फ भाई हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, आज तक हटी नहीं है।
ऐसी की ऐसी खड़ी है। अभी मैं लास्ट रिसेंटली होके आया हूँ और 3-4 साल तो मुझे हो गए उस बस को देखते हुए आई थिंक। फिर भाई हम वहाँ पे गए, इन्वेस्टिगेशन मैंने करी, रात को बस में गए, मुझे बड़ा डर लगा, उस बस में ठंड लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे तो मुझे आंसर्स मिले उसके कि हम हैं, हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं, हमें वापस इस दुनिया में आना है। उसमें से कुछ बच्चों की भी स्पिरिट है जो वहाँ पे अभी भी कहती है कि हम घूमने जाते हैं, मतलब हम निकलते हैं, हम हो हैं अभी भी यहाँ पे। मैं करके आया, इन्वेस्टिगेशन करके आया, मैंने बोला लोगों को कि कोई बात नहीं, आप पूजा वूजा करा लेना, हो जाएगा ठीक। भाई फिर वो थोड़े टाइम तक हुआ। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ भाई, एग्जैक्ट जो बस का पॉइंट था वहाँ पे दोबारा एक और ट्रक चलते चलते, रिसेंटली चलते चलते उसके सामने पूरी फैमिली एक खड़ी हो गई है और उस ट्रक वाले ने गाड़ी को मोड़ा है और उसका पूरा ट्रक गिर गया, उस बंदे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और जो साथ में उसके बंदा था उसने बताया कि एक फैमिली सामने खड़ी हुई थी, तो ड्राइवर ने पूरे ट्रक को बचाने के लिए पूरे राइट में गाड़ी मोड़ दी, तो उसमें उस टाइम आग लगी। उसने बताया, मैंने क्या था वहाँ पे, मतलब लोकल लोगों ने बोला कि भाई क्या था वहाँ पे, कह रहे एक फैमिली खड़ी हुई थी। तो गांव वालों को पता चल गया कि भाई आज भी यहाँ पे वो स्पिरिट है, एग्जिस्ट कर रही है। भाई उसका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये बात बोलने में बहुत अभी भी मेरे लिए इतनी ईजी है कि मैं आपको सिर्फ क्या बताऊं कि मेरे को अभी लग रहा है कि ये तो बहुत आसान सी बात है, हमने बोल दी। लेकिन अगर आप उस स्पॉट पे खड़े हो जाओ, देखोगे ना, आपको पूरी इतनी ऐसी वाइब आएंगी, इतनी नेगेटिविटी आएगी, आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई ना कोई है, आपके रोंगटे गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे उस टाइम पे। फिर भाई इन्वेस्टिगेशन करी, वापस आ गया। फिर वो रिसेंटली फिर मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया, कह रहा है यार यहाँ पे दोबारा पूजा हो रही है। मैं दोबारा गया भाई वहाँ पे, फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ से जब मैं दोबारा आया तो भाई मेरे सामने, मैं अपनी गाड़ी पे ही था, मेरी गाड़ी पार्क करी मैंने और पीछे एक और मेरे कार पार्क हो गई। तो सामने एक बस आई, उसने मेरे पीछे वाली कार को हिट कर दिया। और उस टाइम पे मेरे पास स्विफ्ट कार थी, मैं स्विफ्ट लेके गया था। तो मेरी कार बच गई और उस बस ने उसको जब हिट किया तो वो कार ऐसे जाके चली गई। और मुझे लगता है वो चीज़ शायद मेरे साथ होने वाली थी, बट मेरी किस्मत इतनी मतलब तेज़ कह लो कि मैं बच गया। फिर भाई मैं दोबारा वहाँ पे नेक्स्ट डे पूजा वूजा हुई, मैं भी उसका पार्ट हुआ कि चलो यार पूजा हो रही है, हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई हम अपने अपने घर आ गए। जब मैं वापस आया दिल्ली, तो आप मानोगे नहीं, 3 बार तो मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को 3 बार उस बस के सपने आए हैं। अच्छा। हाँ, कि वो बस में कोई आवाज़ मार रहा है, वो बस जलती हुई मुझे नज़र आ रही है और उस बस को लोग जो उस टाइम पे बचा रहे हैं, वो वाले विजुअल मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब कई टाइम बाद आया, ऐसा नहीं है कि मैं आज आया नेक्स्ट डे मेरे साथ ये होने लग गया, हफ्ते भर बाद ये चीज़ होने लग गया। हाँ, रैंडम होने लग गया। भाई मैं दोबारा गया इन्वेस्टिगेशन करने कि कोई साथ तो नहीं आ क्या गया, कोई साथ तो नहीं आ गया ये वो। फिर मैं वहीं से बाबा जी से मिलते आया, मेरे से कह रहे क्या करता रहता है, तो उन्होंने हाथ रखा, मैं निकल गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर मैं वहाँ पे बोल के आया। फिर जो मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूछा कि क्या मैं यहाँ पे पूजा करा सकता हूँ, तो मुझे वहाँ पे रिस्पॉन्ड मिला, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली उनको अभी तक शांति नहीं मिली भाई। फिर दोबारा भी मैं बोल के आया हूँ, वहाँ पे मैंने पूजा करानी है और अभी तक वहाँ पे ये हो रहा है कि लोगों को डेली कुछ ना कुछ भगते हुए नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डेली एक्सीडेंट, डेली 1-2 एक्सीडेंट फिक्स्ड हैं भाई वहाँ पे। पर भाई जब हवन हो जाता है तब तो कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े हवन होते हैं तो शांति मिलने लग जाती है, पर यहाँ तो देखो मैं बताता हूँ, अब इससे एक चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं हम। अभी जैसे इंडिया का मैच हुआ था लास्ट, तो वाराणसी में हर मंदिरों में भाई हवन और पूजा हो रही थी कि भाई मैच जीत जाए। तो भाई ऐसा नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ या तो कमी रही होगी या जो ऊपर लिखा हुआ है भगवान ने वही होना है। तो भाई कुछ हवन में कमी रही होगी या कह लो कि वो जस्टिस नहीं मिल पाया अभी तक। भाई मिला था आपको रिस्पांस वहाँ पे कि हम मुक्त नहीं हुए हैं? हाँ भाई, वो रिस्पॉन्स मिले तभी तो मैं दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा पूजा कराने का कारण यही है कि भाई कम से कम वहाँ के लोग अभी बच जाएं और वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। तो भाई वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक ये चल रहा है। भाई ऐसा कहते हैं ना कि जैसे लास्ट राइट्स परफॉर्म नहीं हुए, पिंडदान नहीं हुआ, किसी को मुक्ति नहीं मिल पाई, किसी की एक्चुअली अस्थियाँ नहीं भा पाए ना। सबसे बड़ा रीज़न तो ये भी है कि सबकी एशेज वहाँ पे मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, कोई उठाने वाला नहीं है, किसी को यही नहीं पता अब कौन किसकी हड्डियाँ उठाएगा, कौन किसकी राख उठाएगा, यही नहीं पता लोगों को।
लोग तो आइडेंटिफाइड हैं कि इन लोगों की डेथ हुई है उस टाइम पे, पर कौन से किसका लेकिन है? कौन किसको उठाएगा? तो वो रीजन, मेजर एक रीजन ये भी है भाई वहाँ पे। तो ऐसा भी है भाई, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, सेकंड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।